दोस्तों, आप ये जानते ही होंगे कि इमोजी हमेशा पीले रंग की ही क्यों होती हैं? अगर नहीं तो ये तो जानते ही होंगे कि सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है। नहीं तो ये तो पता ही होगा कि तेल के टैंकर को हमेशा गोल ही क्यों बनाया जाता है। शायद ये तो जानते होंगे कि इंजेक्शन हाथ में लगेगा या कमर में, ये कैसे तय होता है। अगर नहीं जानते तो बने रहिए फैक्ट ट्रैक इन हिंदी के साथ इन सब सवालों को जानने के लिए। आइए सबसे पहले जानते हैं इंजेक्शन हाथ में लगेगा या कमर में, ये कैसे तय होता है। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इंजेक्शन को लेकर मन में एक हल्का सा डर बना रहता है। आपने देखा होगा इंजेक्शन शरीर के किस हिस्से में लगाना है, इसे लेकर मरीज को स्वतंत्रता नहीं दी जाती। ये चीज डॉक्टर ही तय करता है कि आपको इंजेक्शन हाथ में लगेगा या कमर में। पहले बताते हैं हाथ में कैसे इंजेक्शन लगते हैं। दरअसल इंजेक्शन आपको हाथ में लगेगा या कमर में, इसका फैसला आपको लगने वाली दवाई से होता है। हाथ में सिर्फ उसी प्रकार के इंजेक्शन लगते हैं जिसमें मौजूद लिक्विड खून में आसानी से घुल जाता है। इसे साधारण शब्दों में हल्के इंजेक्शन भी कहते हैं। इन्हें हाथ में लगाने से बॉडी में कोई तकलीफ नहीं होती। अब बात करते हैं कमर में इंजेक्शन क्यों लगाते हैं। कमर में ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो आपके खून में आसानी से मिलते नहीं हैं। इस तरह के लिक्विड ब्लड में मिलने के दौरान मरीज को दर्द का एहसास हो सकता है। इस दर्द को कम करने के लिए ऐसे इंजेक्शन आपकी कमर में लगाए जाते हैं। इस टाइप के इंजेक्शन को यदि गलती से हाथ में लगा दिया जाए तो बहुत दर्द होता है। कुछ मामलों में हमेशा के लिए हाथ काम करना भी बंद कर देता है। यह लॉजिक मेडिकल टर्म्स में समझाएं तो हाथ में लगने वाले इंजेक्शन कम सांद्रता वाले यानी कम गाढ़े होते हैं। इन्हें हाइपोटोनिक इंजेक्शन कहते हैं। वहीं कमर में लगने वाले इंजेक्शन अधिक सांद्रता वाले मतलब ज्यादा गाढ़े होते हैं। इन्हें हाइपरटोनिक इंजेक्शन कहते हैं। हाइपोटोनिक इंजेक्शन खून में आसानी से मिल जाने के कारण दर्द भी कम करते हैं। वहीं हाइपरटोनिक इंजेक्शन को रक्त में मिलने में समय लगता है। ये प्रक्रिया दर्दनाक भी होती है, इसलिए ऐसे इंजेक्शन कमर में लगाना चाहिए। सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है? दरअसल शुरुआत में मोबाइल का जब आविष्कार हुआ तो उस समय सिम का प्रयोग एक चिप की तरह होता था, यानी सिम को मोबाइल से नहीं निकाला जा सकता था। साल 1991 में जब यूरोपियन टेलीकॉम कम्युनिकेशन ने अपना पहला फोन पेश किया, तब इसमें सिम कार्ड एक चिप के रूप में प्रयोग होता था। भारतीय रिलायंस कंपनी ने भी अपने शुरुआती दिनों में रिम वाले मोबाइल पेश किए, जिनमें से सिम को नहीं निकाला जा सकता था। रिलायंस के रिम वाले मोबाइल उस समय काफी लोकप्रिय हुए, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में विकास हुआ उसके साथ मोबाइल और सिम में भी जरूरत के हिसाब से कई परिवर्तन हुए। रिम वाले मोबाइल यूज करते थे, लेकिन जब हम टच स्क्रीन मोबाइल का यूज करते हैं जिनमें से हम सिम को निकालकर और भी लगा सकते हैं। शुरुआती समय में जरूरत को देखते हुए मोबाइल से सिम को अलग किया गया, तो उस समय सिम का आकार चारों तरफ से एक जैसा हुआ करता था। लेकिन सिम के इस एक समान आकार की वजह से कोई परेशानी भी सामने आई थी। जैसे समान आकार की सिम में ये पता नहीं लग पा रहा था कि सिम सही स्थिति में लगी है या नहीं। इसके अलावा कई बार सिम के उल्टे लग जाने की समस्या सामने आ रही है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए सिम कंपनियों ने सिम के नए डिजाइन तैयार किए, जिनमें आज का सिम भी शामिल था। सिम के एक कोने कटे होने से हम सिम को सही स्थिति पर कम समय में लगा पाते हैं। सिम के उल्टे लगने की समस्या को खत्म करने के लिए टेलीकॉम इंडस्ट्री ने सिम के एक छोटे कोने को काट दिया, जो आज तक जारी है। हालांकि अब पहले की तुलना में अब सिम का आकार काफी छोटा हो गया है, जिन्हें हम नैनो सिम भी कहते हैं। पेट्रोल, दूध, पानी या किसी भी तरह का लिक्विड ले जाने वाले टैंकर गोल ही क्यों बनाए जाते हैं? हमने अधिकतर बार देखा है कि तेल या पेट्रोलियम या किसी भी तरह के तरल पदार्थ ढोने वाले टैंकर हमेशा गोल ही होते हैं। आपको बता दें, सिर्फ डिजाइन के लिए गोल नहीं बनाए जाते, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु के दो केंद्र होते हैं, पहला द्रव्यमान का केंद्र, दूसरा ग्रेविटी का केंद्र। यहाँ पर सिर्फ इसे समझने के लिए हम द्रव्यमान के केंद्र को टैंकर के वजन का केंद्र कहेंगे, जिसे अंग्रेजी में सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हर किसी वस्तु के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर उस वस्तु का सारा द्रव्यमान यानी भार उस सेंटर में आ जाता है और वो वस्तु बैलेंस हो जाती है। उदाहरण के लिए आप इस छड़ को देख लीजिए, इसका एक सेंटर ऑफ मास यानी एक पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों तरफ वजन बराबर हो जाता है और ये बैलेंस हो जाती है, पर गिरती नहीं है। यही सेंटर ऑफ मास है। अब बात करते हैं गुरुत्वीय बल का केंद्रक यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। आपको पता है पृथ्वी पर उपस्थित हर एक चीज पर और हर एक कण पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल लग जाता है। सेंटर ऑफ मास की तरह किसी भी वस्तु का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर किसी वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इसका सीधा सा मतलब है तेल चलते टैंकर को अचानक तेजी से रोकना पड़ जाए या चलते हुए वो टेढ़ा हो जाए तो उसका सारा तेल टैंकर के एक कोने में तेजी से जाकर इकट्ठा हो जाएगा, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी गड़बड़ा जाएगी।
और टैंकर के अंदर जिस कोने में तेल इकट्ठा हुआ वहां फोर्स ज्यादा लगने से टैंकर के पलटने का खतरा ज्यादा होगा। इसी को रोकने के लिए पूरे टैंकर को छोटे छोटे कैबिन में बांट दिया जाता है। टैंकर चौकोर होने के कारण इस तरह से टैंकर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बल्कि सेंटर ऑफ मास भी उसी किनारे हो जाएगा और तेल का टैंकर पलट जाएगा। ज्यादा दबाव के कारण कोनों पर क्रैक आ जाता है और वहां से वो तेल या लिक्विड रिसाव होने का खतरा बना रहता है। वहीं गोल टैंकर में कोई कोना नहीं होता, इसलिए दबाव के कारण तेल के रिसाव की संभावनाएं कम रहती है। इसलिए अधिकतर समय हमें गोल टैंकर देखने को मिलते हैं। इमोजी हमेशा पीले रंग के ही क्यों होते हैं? वर्तमान में सोशल मैसेजिंग साइट्स पे इमोजी और स्माइलीज काफी लोकप्रिय हैं। अगर आपने इस बात पर गौर नहीं किया तो हम आपको इसके पीछे का गणित समझाते हैं। पुराने इमोजीज को समय के साथ काफी बेहतर किया गया है। व्हाट्सएप पर अभी 800 से ज्यादा इमोजी उपलब्ध है, जबकि फेसबुक ने अपनी अलग ही रेंज बरकरार रखी है। इमोजी और स्माइलीज को लेकर स्विफ्ट मीडिया ने एक स्टडी की। ये एक मोबाइल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। ये बताते हैं जब आप अपनी भावनाओं को चेहरे से नहीं दिखा पाते तब इमोजी फास्ट, आसान और सही तरीके से काम करता है। इसके जरिए लोग अपनी भावनाओं को बिना शब्दों के व्यक्त कर सकते हैं। इमोजी पीले रंग की क्यों बनाई जाती है? इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इमोजी का रंग व्यक्ति के स्किन टोन से मिलता जुलता बनाया गया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हंसता और खिलता हुआ चेहरा पीला होता है, इसलिए इमोजीज का रंग पीला होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि स्टिकर्स और गुब्बारे वाला आइकन्स का रंग भी पीला होता है। ये रंग खुशी का प्रतीक होता है। वहीं ऐसा भी तर्क दिया गया था कि हंसता हुआ चेहरा पीले बैकग्राउंड पर ज्यादा बेहतर दिखता है। सर्दियों में मुंह से भाप क्यों निकलती है? आप ये जानते ही हैं कि सांस लेने की क्रिया के दौरान हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। हमारे फेफड़े द्वारा इस पानी का वाष्पीकरण यानी एवेपोरेट हो जाता है। जल वाष्प यानी वाटर वेपर के रूप में मुंह या नाक से बाहर निकल जाती है। सांस लेने और पाचन यानी डाइजेशन की क्रिया के दौरान भी पानी बनता है, और जो पानी हमारे द्वारा हर दिन पिया जाता है उसे भी मूत्र, पसीने या एवेपोरेशन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब असल पॉइंट पर आते हैं। दरअसल सर्दियों के दिनों में शरीर से बाहर यानी वायुमंडल का तापमान काफी कम होता है। ऐसे में जब ये जल वाष्प सांस के साथ बाहर आती है तो तुरंत संघनित होकर, कंडेंस्ड होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों के बादल बन जाते हैं और धुआं सा निकलने लगता है, जिसे हम मुंह से भाप निकलना कहते हैं। गर्मियों में शरीर के बाहर यानी वायुमंडल का तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जल वाष्प बाहर आने पर संघनित नहीं हो पाता और वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होती है, जिसके कारण गर्मियों में मुंह से भाप निकलती हुई दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।